कल मैं एक नीट एस्पिरेंट से बात कर रही थी, तो उसने मुझे अपनी नीट प्रिपरेशन से रिलेटेड उसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में मुझे बताया। तो मैंने नोटिस किया कि उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अकेले उसकी प्रॉब्लम्स नहीं हैं, वो प्रॉब्लम्स बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं उन्हीं प्रॉब्लम्स और उनके सोल्यूशन के बारे में ही डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। तो हो सकता है कि तुम्हारी भी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इसमें मिल जाए। उसने मुझे सबसे पहली बात जो बताई, उसने कहा कि मैंने अपनी प्रिपरेशन सितंबर से शुरू की थी, अराउंड अक्टूबर से। तब से मैं जनवरी तक मैं बहुत ही मोटिवेटेड अच्छे तरीके से पढ़ रहा था। और उसके बाद तब मैं अराउंड उस टाइम पे 13 से 14 घंटे की स्टडी मेंटेन कर लेता था। लेकिन अब जब मार्च आ गई है तब क्या सिचुएशन हो रही है कि वो हार्डली 6-7 घंटे निकाल पा रहा है। अब आप देखो कि इस सिचुएशन में क्या हो रखा है। जब शुरू का टाइम था तब वो बहुत ज़्यादा पढ़ रहा था, अच्छे से पढ़ रहा था, लेकिन जब सच में बहुत ज़्यादा और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत थी और ज़्यादा फोकस्ड होने की ज़रूरत है, उस टाइम पे स्टडी परफॉर्मेंस और कम हो गई है। अब यही हो रहा है ज़्यादातर बच्चों के साथ। ये टाइम जो होता है ना, इस टाइम पे यही होता है बच्चों के साथ। हर साल ऐसा होता है कि बच्चे जब तैयारी शुरू करते हैं तब बहुत ही मोटिवेटेड होते हैं और बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट होता है कि हाँ भाई, मैं नीट क्रैक कर दूंगा, मुझे रैंक लानी है, मुझे एम्स लेना है, मुझे ये मेडिकल कॉलेज लेना है, मुझे टॉप मेडिकल कॉलेज लेना है। और फिर 2-3-4 महीने बीतते हैं, फिर ये लगता है कि यार कोई नॉर्मल सा ही जीएमसी मिल जाए, वही बहुत है। फिर उसके बाद और टाइम बीतता है, मार्च अप्रैल आने लगती है, फिर ये लगता है कि बस अब ये दिन कट जाए, बस ये लगता है कि अब बहुत हो गया, अब ये दिन कट जाए और अब बस अब कुछ मिलना हो तो मिल जाए, नहीं तो अब अगली साल करेंगे दोबारा तैयारी। ये माइंडसेट होने लगता है। अब तुम एक बार, मैं तुम्हें ये इस तरह क्यों कह रही हूँ कि एक नीट एस्पिरेंट है उसने ऐसे बोला, अब तुम एक बार खुद को नीट एस्पिरेंट ना मानकर एक नॉर्मल इंसान मानो और ये देखो कि अब इस नीट एस्पिरेंट को क्या करना चाहिए। यानी कि अब एक बार तुम भी नीट एस्पिरेंट हो, एक बार खुद को भी दूसरे की नज़र से देखो। अगर तुम भी इसी तरह सोच बन गई है तुम्हारी तो ठीक है, तो तुम खुद देखो कि इस टाइम पे उस स्टूडेंट को, एक नीट एस्पिरेंट को क्या करना चाहिए, है ना। सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारी माइंडसेट। पता है, मैं भी एक ड्रॉपर रही हूँ तो मुझे पता है ड्रॉपर के साथ ना अलग ही प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मैं उसको एक अलग नाम देना चाहूँगी, ड्रॉपर सिंड्रोम। ठीक है, ड्रॉपर सिंड्रोम जानते हो क्या होता है? सिंड्रोम इज़ लाइक कि कंडीशन जिसमें बहुत सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, कोई ऐसी डिजीज़ जिसमें बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स आते हैं, तो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स इज कॉल्ड सिंड्रोम। ठीक, तो जैसे ड्रॉपर के साथ होता है, एक प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। फैमिली प्रॉब्लम, स्टडी प्रॉब्लम, करियर प्रॉब्लम, पैसा कमाने की प्रॉब्लम, लड़कियां हैं तो शादी की प्रॉब्लम, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, बहुत सारा कुछ होता है, ऊपर से फ्रेंड्स से कंपैरिजन, बहुत सारा कुछ होता है। ठीक है, तो इसीलिए सिंड्रोम। ठीक, तो ये ड्रॉपर सिंड्रोम ना सब बच्चों के साथ आता है। जो भी बच्चे ड्रॉपर होते हैं, 2-3-4 साल के ड्रॉपर होते हैं, उनके साथ आता है। शुरू में क्या है भाई, तुम्हारा माइंडसेट पॉजिटिव है, लेकिन एंड में आते आते क्या होता है, तुम्हारा माइंडसेट इतना नेगेटिव हो जाता है, अपने लिए खुद पे से भरोसा ही हटने लगता है, खुद पे भरोसा ही नहीं बचता है। मैंने अपनी नीट प्रिपरेशन में मैंने एक चीज़ नोटिस की कि कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए ना 4 पिलर्स होते हैं। अगर नीट एग्जाम की बात करें तो नीट एग्जाम को क्रैक करने के लिए 4 पिलर्स हैं। उन 4 पिलर्स को जो कवर कर लेगा उसका नीट एग्जाम क्रैक हो जाएगा। अब ये 4 पिलर्स, 4 बातें जो मैं बता रही हूँ, इनको ध्यान से सुनना, ठीक है। नंबर 1 होता है सिलेबस कंप्लीट करना। अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है तो इसका मतलब यह है कि तुमने अपना पिलर नंबर 1 जो है वो उसको ओवरकम कर लिया है, ठीक है, उसको कवर कर लिया है, ठीक है। तो अब तुम कहोगे कि यार मेरा तो सिलेबस कंप्लीट नहीं है। कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 60-70% ही सिलेबस कर रखा होगा और वो ये बात सुन के तो उनका वैसे ही मोटिवेशन लेवल नीचे पहुंच चुका होगा। लेकिन अभी भी टाइम है ना, 1 महीना है। मैं तुम्हें कह रही हूँ, तुम अगर अपना सिलेबस 15 अप्रैल तक भी पूरा कर लो ना तो वो भी बहुत अच्छी बात है, वो भी अच्छी बात है, ठीक है। आखिरी के 15 दिन तो प्योर तुम्हें मिल रहे हैं रिवीजन 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 के लिए। कोशिश करो कि 30 मार्च तक कर ले, लेकिन मैक्स टू मैक्स पहुंच रहा है तो 10 से 15 अप्रैल तक पूरा कर लो, ठीक है। ये सिलेबस कंप्लीशन वाला हो गया। नंबर 2, PYQ सॉल्व करना, चैप्टर वाइज और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और मॉक टेस्ट करना। ये जो पार्ट है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ऐसा कोई भी सिलेक्टेड पर्सन नहीं होगा जिसने PYQ ना करे हो, जिसने हर चैप्टर के, हर टॉपिक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस ना करे हो, जिसने मॉक टेस्ट ना करे हो, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। तो क्या तुम्हारा पिलर नंबर 2 ओवरकम हो रखा है या नहीं हो रखा? देखो, इसे नोटिस करो अपने आप को, ठीक है। तीसरा नंबर आता है रिविजन, रिविजन रिविजन रिविजन। अब
देखो, अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो रिवीजन करो ही। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली तुमने पहले पढ़ाई नहीं करी थी ना, तभी तो अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया। तो इस टाइम पे तुम्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है ना। तुम ये क्यों सोचते हो ओए भगवान इतना सारा टाइम देना पड़ रहा है? अरे टाइम तो देना ही पड़ेगा। अभी जो बच्चा अगर शुरू से पढ़ता हुआ आ रहा है, सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो वो उस टाइम पे पढ़ा था जब तुम मजे कर रहे थे या फिर तुम पढ़ नहीं रहे थे। मैं ये नहीं कह रही कि तुम मजे ही कर रहे थे, तुम हो सकता है कोई और प्रॉब्लम हो लाइफ की, उससे डील कर रहे थे, लेकिन वो जब पढ़ रहा था जब तुम पढ़ नहीं रहे थे, सीधी बात ये है। तो अब भी तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा ना, बराबर हिसाब करना पड़ता है। जितनी मेहनत करोगे उतना ही % रिजल्ट आएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो इस टाइम पे अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो यू हैव टू मैनेज बोथ थिंग्स ना, कि सिलेबस भी मैनेज करना है, कवर करना है, और उसके साथ रिवीजन भी करना है। जैसा कि मैंने बोला कि रिवीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसके लिए तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिससे तुम्हारा रिवीजन जो है बहुत इफेक्टिव मैनर में हो पाएगा, जिसके लिए एलन नीट क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जो कि 28 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। वहां पर क्या है, तुम्हें 4 लाइव क्लासेस डेली प्रोवाइड कराई जाएंगी, वीक में 6 डेज। तुम्हें एलन ऐप पर मिलेंगे 1.5 लाख प्रैक्टिस क्वेश्चंस, 2 फुल सिलेबस टेस्ट एंड 2 ऑल इंडिया ऑनलाइन ओपन टेस्ट, जिससे कि तुम्हारी ऑल इंडिया लेवल पर जो रैंक है वो भी तुम्हें पता चल पाएगी। और तुम्हें पता ही है एलन का नेटवर्क कितना बड़ा है, जिसकी मदद से तुम्हें ये पता चल पाएगा कि भाई तुम्हारी एक्सपेक्टेड नीट में क्या रैंक आ सकती है तुम्हारी प्रिपरेशन से, ठीक है। जो तुम्हारी डेली लाइव क्लासेस होंगी उसमें तुम्हें 11th एंड 12th का पूरा रिवीजन कराया जाएगा। उसके स्टडी मटेरियल की तुम्हें सॉफ्ट कॉपी मिलेगी, एंड जो भी क्लासेस हैं उसकी रिकॉर्डिंग्स भी तुम्हें मिल रही होंगी, ठीक है। यहाँ 24/7 डाउट सॉल्विंग सपोर्ट, और इसके अलावा तुम लाइव क्लास में भी फैकल्टी से अपने डाउट पूछ सकते हो। एवरीथिंग इज एट द प्राइस ऑफ 2500। और अगर तुम मेरा कोड SAM200 अप्लाई करते हो तो तुम्हें 200 रुपीज एक्स्ट्रा ऑफ हो जाएंगे इसमें। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में मैंने और सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वो जाके चेकआउट करो और बाय नाउ, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। खैर, तो वापस से आते हैं, मैंने तुम्हें 3 पिलर बता दिए है ना। रिवीजन में ये चीज़ भी इंक्लूड करो कि जब तुम सेकंड पिलर में जो तुम अपना मॉक टेस्ट कर रहे हो, मॉक टेस्ट में क्या गलतियां कर रहे हो उनकी एनालिसिस, जब मॉक टेस्ट की एनालिसिस करोगे तो उससे गलतियां पता चलेंगी, और गलतियां पता चलेंगी तो उस गलतियां क्या होता है, जो पार्ट तुम्हारा कमज़ोर है तो उस कमज़ोर पार्ट को फिर से रिवीजन करना, ठीक है। तो वो चीज़ रिवाइज करना, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना, ठीक है। डेली रिवीजन मेंटेन करना है, ये बात तो ध्यान ही रखनी है, ठीक है। अभी तक शुरू नहीं किया है तो मिनिमम 30 मिनट्स पर सब्जेक्ट के रिवीजन से शुरू करो, उसको फिर 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, ऐसे पर सब्जेक्ट बोल रही हूँ, पर सब्जेक्ट। फिजिक्स का 1 घंटा रिवीजन, बायो का 1 घंटा रिवीजन, ऐसे, ठीक है। उसके बाद 4th पिलर पता है क्या होता है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर। ये तुम्हें ये सिखाता है कि सिर्फ पीसीबी की नॉलेज, सिर्फ पीसीबी का रिवीजन, सिर्फ पीसीबी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही काफ़ी नहीं होता। ये जो चौथा पिलर था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द मेंटल स्टेबिलिटी, दैट इज द पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है। वो पॉजिटिव एटीट्यूड, वो एटीट्यूड जिसमें तुम अपने डर के ऊपर हावी होते हो, डर तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होता, जिसमें तुम्हारे ऊपर वो ड्रॉपर सिंड्रोम है ना, वो इफेक्टिव इतना नहीं है जितने तुम उस ड्रॉपर सिंड्रोम के ऊपर हावी हो। तुम ड्रॉपर हो, मैं समझ सकती हूँ, ठीक है, मैं भी ड्रॉपर थी, ठीक है, मुझे भी डर लगता है। ये सब चीज़ें ही मेरे साथ भी हुई हैं, लेकिन जब मेरे जो सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स रहे हैं उसके बाद उनमें मैंने यही देखा कि मैंने हमेशा, फिर जब मेरा फिर से दोबारा वही मार्च एंड अप्रैल वाला टाइम आया, मैंने ये नोटिस किया कि ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कोई साल नहीं होता कि तुम ये सोच लो कि शुरू से लेके एंड तक हम तैयारी दोबारा से करेंगे, फिर से अच्छे से करेंगे और बिल्कुल इस बार अच्छे से करेंगे और कोई कमी नहीं होने देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है। तुम्हें अगर इस टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, कोई ना कोई फैमिली प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, तुम्हारी मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है, दिमाग में कंफ्यूजन, फलाना ढिमकाना, जाने क्या क्या आ रहा होगा, लेकिन तुम्हें ये लग रहा होगा इस साल छोड़ देते हैं, अगले साल फ्रेश स्टार्ट करेंगे, अच्छे से करेंगे। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगले साल तुम फ्रेश स्टार्ट तो कर लोगे लेकिन फ्रेश एंड नहीं कर पाओगे। एंड तो हमेशा ऐसा ही होता है, ठीक है, एंड हमेशा ऐसा ही होता है, कभी भी एकदम परफेक्ट एंडिंग नीट एग्जाम की नहीं होती है। परफेक्ट एंडिंग तो तुम तैयारी करते रहो ना, तैयारी करते रहो। हर एग्ज़ाम देने से पहले ना हर बच्चा फेलियर ही है, हर बच्चा अनसेलेक्टेड ही है, सब सेम लेवल पर हैं। एग्ज़ाम देने के बाद पता चलता है कि कौन सेलेक्ट होगा, कौन सेलेक्ट नहीं होगा। अब कौन सेलेक्ट होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उन 3 घंटे में कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है, और दूसरी बात उससे पहले का जो प्रिपरेशन टाइम था उसमें वो लगा रहा या नहीं। तुम्हें पता है, चलो माना कि मैं तो देखो टॉपर नहीं हूँ, ठीक है, तो
मैंने 2015 में यूपीएससी में AIR 1 आई थी, टीना डावी, तुम लोग जानते होगे, नहीं तो सर्च कर लेना। तो उन्होंने, उनका मतलब मैं जब प्रिपरेशन कर रही थी तो उनका कोई एक वीडियो था, उसमें मैंने देखा था, वो ये बोल रही थी कि मुझे हर दूसरे तीसरे दिन लगता था कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं। लेकिन मेरा ये था कि मैं पढ़ती रहती थी, मेरा को जो काम है वो मैं करती रहती थी, अपना डिसिप्लिन फॉलो था मेरा, वो चीज़ मैं करती रहती थी और उसी की वजह से आऊँ। ठीक है, तो यानी कि वो AIR 1 होके भी उन्हें नहीं पता था कि वो कभी AIR 1 बनेंगी, वो 1 तो छोड़ो, उन्हें ये भी नहीं लग पाता था कि मैं सिलेक्ट होंगी भी। ठीक है, तो जब AIR 1 भी इतना अनसर्टेन होता है तो फिर तुम भी तो अनसर्टेन ही हो। और मैंने तुम्हें 4 पिलर बताए ना, दीज आर द 4 पिलर, 4 पिलर्स जिनको ओवरकम करना होता है, तो करो फिर, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। तुम अपनी हार से डरो मत और अपनी जीत के ज़्यादा सपने मत देखो कि मैं जीत जाऊंगा, सेलेक्ट हो जाऊंगा तो मैं यहाँ जाऊंगा, वो करूंगा, ऐसी लाइफ, कुछ मत सोचो, कुछ मत। ठीक है, कुछ भी मत सोचो, बिल्कुल न्यूट्रल रहो और अपना काम करते रहो। वो कहते हैं ना कि फल की इच्छा मत कर, अपना कर्म करता रहे, है ना, श्री कृष्ण ने कहा था। मुझे पता है कि तुमने प्लानर तो खूब बनाए हैं, तुमने सब पता है कि तुम्हें इतने दिन में ये चैप्टर करना है, इतने दिन में ये टेस्ट करना है, ये सब कुछ तुमने बनाया हुआ है। ठीक है, ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव ही बस ये था कि मैं तुम्हारे को एक मेंटल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, प्लानर व्लानर नहीं बता रही मैं, बस तुम्हें एक मेंटल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराना चाहती हूँ, जो मेंटल स्टेबिलिटी चौथा पिलर है और उसके बिना एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा। इसलिए अपना मन शांत रखो, अपने डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। रिमेंबर, डर के आगे जीत है, और इस डर को जब तक तुम ओवरकम नहीं करोगे, आज तुम नीट के डर से परेशान हो, कल को आगे बढ़ोगे, कल किसी और चीज़ का डर सामने खड़ा हो जाएगा, तो ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा मौका ज़रूर आएगा कि जब तुम्हें ये डर को ओवरकम करना पड़ेगा। ठीक है, आज तुम इस नीट से परेशान हो, आगे कोई और बड़ी चैलेंजिंग चीज़ आ जाएगी, इससे भी बड़ी चैलेंजिंग चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो तुम्हें वो जो होता है ना, अपनी लिमिट्स पुश करना। ठीक है, डर एक बहुत बड़ा पहाड़ है और वो जो उसकी, तुम उस पहाड़ को सामने देखकर आगे क्रॉस ही नहीं कर रहे हो, उस पहाड़ पे चढ़ ही नहीं रहे हो। सो प्लीज़ बी पॉजिटिव एंड डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन ओवर थिंकिंग। ओके।